हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका ज्योग्राफी विद कंसेप्ट चैनल। गाइस, हम पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स मैंने अदर क्लासेस में करवा दी। उसके बाद स्टार्ट की थी मैंने एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में एनवायरमेंट का मीनिंग और इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में हमने बिल्कुल डिफाइन करके पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता। डाइवर्सिटी का मीनिंग ही यही है कि मतलब विविधता, कुछ विभिन्नता देखने को मिले। ठीक है, सो गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैंने थोड़ा सा कल के क्लास में बताया था क्या होती है बायोडाइवर्सिटी। और जब मैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में बता रही थी कि ये वर्ड्स किसने दिए, और उनसे ही उनका अगर आप इकोलॉजी और इकोसिस्टम अच्छे से समझ में आ गया तो बायोडाइवर्सिटी आराम से समझ में आ जाएगी। बायोडाइवर्सिटी में मैंने बताया था कि जब हमें किसी भी स्थान पर जीव या वनस्पति कोई भी हो, इनमें कुछ विभिन्नता देखने को मिले, उसे ही कहते हैं जैव विविधता। जब मैं इकोसिस्टम पढ़ा रही थी, जब मैंने जैविक और अजैविक पदार्थों के बारे में मतलब कि बिल्कुल कंसेप्ट से बताया था, जैविक पदार्थ क्या होते हैं, जैविक पदार्थ क्या होता है, क्या उनका एनवायरनमेंट के अंदर रोल है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो अभी दोबारा उनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आज हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की, और IUCN इसका सिलेक्शन करती है। IUCN का मीनिंग क्या है और रेड डाटा बुक क्या है, WWF क्या है, इन सब संस्थाओं का मतलब शुरुआत कब, कहाँ, और इनकी मतलब कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और यही चीज़ें मतलब कि घुमा फिरा के एग्जामिनर क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछता है। सो गाइस, वो चीज़ें पढ़ेंगे, कंसेप्ट से पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में एग्जामिनर बार बार पूछता है। अदर एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। आपको जो मिलेगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास के। जय मां सरस्वती का नाम लेते हुए। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता। जब हमें मतलब कि एनवायरमेंट के अंदर कहीं भी जैविक पदार्थों में कुछ विभिन्नता देखने को मिले, उसी को हम कहेंगे जैव विविधता। जैव विविधता को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, वो देखिए आप। और मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, चीज़ों को नोट करना सीखिए। जब आप नोट्स बनाना सीख जाओगे, खुद के नोट्स प्रिपेयर करना सीख जाओगे, एग्जाम अपने आप क्वालिफाई होगा। सो गाइस, जो भी मैं यहाँ पे बोलती हूँ या फिर नोट करवा रही हूँ, चीज़ों को नोट करिए, आपके लिए बेनिफिशियल है। आनुवांशिक जैव विविधता, आनुवांशिक जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता। सेकंड है प्रजातिक जैव विविधता। प्रजातिक जैव विविधता। और थर्ड है सामुदायिक जैव विविधता। सामुदायिक जैव विविधता। मैं 80% श्योर हूँ आपने एनवायरमेंटल ज्योग्राफी बार बार पढ़ी होगी, EVS आपने बार बार पढ़ा होगा। ये सब्जेक्ट मतलब कि स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते आते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और अब हम मतलब ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट बेशक हो जाए, लेकिन ये आपको मतलब कि 80% ऐसे होंगे जिनको फर्स्ट टाइम पता होगा कि जैव विविधता 3 टाइप्स की होती है: आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता और सामुदायिक जैव विविधता। अब ये होती क्या है, इनके बारे में डिफाइन करती हूँ। बाकी मैं ये बताना भूल गई, जैव विविधता वर्ड किसने दिया, ये चीज़ भी नोट करना। जैव विविधता वर्ड इस साइंटिस्ट ने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन ने जैव विविधता शब्द किसने दिया, एडवर्ड विल्सन ने। ठीक है, और इकोलॉजी किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने। और
इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया? एजी टांसले ने। और जैव विविधता शब्द बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? एडवर्ड विल्सन ने। ये तीनों आपको हर हाल में याद रखने होंगे। आनुवंशिक जैव विविधता क्या होती है? जब मतलब कि किसी भी जीव के अंदर मतलब कि जो उसके जीन होते हैं, डीएनए होता है, उसमें अगर कुछ डिफरेंट पाए जाए तो उसे कहेंगे हम आनुवंशिक जैव विविधता। इसका फॉर एग्जांपल क्या है? मेडल का जो नियम था वो, मेडल ने मतलब कि आनुवंशिकी के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया था। जब आपने इतना सो साइंस सबने पढ़ा है, 10th क्लास तक साइंस सबने पढ़ी है, मेडल का नियम सबने पढ़ा है। मेडल के नियम में उसने क्या बताया था? मटर के पौधे के ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट किया था वो पूरा का पूरा आनुवंशिकी के ऊपर था। तो आनुवंशिक जैव विविधता हम उसके अंदर रखते हैं, मतलब कि उसके मटर के पौधे के ऊपर जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके जीन में मतलब कि बार बार कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा था, उसे ही कहेंगे हम आनुवंशिक जैव विविधता। ठीक है, इतना समझ आया? प्रजाति जैव विविधता, जब किसी समुदाय के अंदर एक ही प्रजाति है, किसी समुदाय के अंदर एक ही प्रजाति है, उसमें हम मतलब कि कुछ डिफरेंस एक ही प्रजाति के अंदर अलग अलग चीज़ देखने को मिलती है, उसको कहेंगे प्रजाति जैव विविधता। जैसे फॉर एग्जांपल आपको घोड़े सफ़ेद रंग के भी मिलेंगे, ब्लैक कलर के भी मिलेंगे, दोनों अलग अलग हो गए, डिफरेंस हो गया, उनके कलर में डिफरेंस हो गया। ऐसे ही इंसान भी कई कलर होते हैं, कोई भाई ज़्यादा डार्क ब्लैक है, या फिर कोई मतलब कि बिल्कुल ब्राउन भूरा है, या फिर मतलब काला सफ़ेद, मतलब कई कलर होते हैं। ये सब आ गए प्रजाति जैव विविधता के अंदर। ठीक है, थर्ड है सामुदायिक जैव विविधता। जब मतलब कि पूरा समुदाय ही बदला हुआ हो, समुदाय के अंदर ही विभिन्नता देखने को मिले आपको, एक कोई मतलब पर्टिकुलर समुदाय है वो मतलब कि उसमें विविधता देखने को मिले, उसे कहेंगे हम सामुदायिक जैव विविधता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, जैसे एक टाइप से आपको देखने को मिलेगा बंदर और लंगूर और चिंपैंजी, ये मतलब कि एक ही टाइप के जीव हैं, सम मतलब कि थोड़े थोड़े मिलते हुए हैं, तो ये एक समुदाय के हैं और इनमें मतलब कि डिफरेंस काफ़ी डिफरेंस है, तो इसे बोलेंगे हम सामुदायिक जैव विविधता। ठीक है, इतना समझ आया? आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता, सामुदायिक जैव विविधता। अब मैं मतलब कि जहाँ तक मैं श्योर हूँ कि आपको जैव विविधता से रिलेटेड क्वेश्चन, इससे में से जो क्वेश्चन आएगा उसे आप कर पाएंगे। और इसका मैंने मतलब कि डिफाइन कर दिया है, आनुवंशिक जैव विविधता क्या होती है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप एग्जाम्पल से समझो तो ज़्यादा अच्छा होता है, उनको हम मतलब कि बुक से बार बार पढ़े, बुक से बार बार रटे, हमें समझ नहीं आता, बस हम उसको लर्न करते हैं, मतलब कि फेरते हैं, रिवाइज करते हैं, बार बार उस लाइन को पढ़ते हैं। बाकी अगर हम उस चीज़ को अगर कोई एग्जाम्पल से देख लें, बस फिर वो दिमाग में सेट हो गया। तो इसी तरह मेरा मतलब कि क्या होता है कि मेरा मतलब मकसद यही है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, मेरा मोटिव यही है। मतलब पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कुछ भी पढ़ाओ और चले जाओ, पढ़ाने का मतलब है कि सामने वाले को समझ भी आना चाहिए। तो ये मैं आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट लग रहा है या फिर कहीं भी आपको दिक्कत है कि हाँ मुझे यहाँ समझ नहीं आया, ये क्या बोल दिया आपने, तो उस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं, उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो इतना समझ आया, आप इसके बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपने इकोसिस्टम इकोलॉजी की क्लास नहीं देखी हो तो इकोसिस्टम इकोलॉजी की क्लास भी देख लीजिए। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी अभी स्टार्ट ही किया है, इसकी एक क्लास ली है, एक क्लास और थी वेटलैंड्स और हॉटस्पॉट, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। वो मतलब इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी दोनों का ही टॉपिक था, इसलिए उसको एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, इंडियन ज्योग्राफी में ही उसको करवाया है। तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की एक क्लास ही ली है, अगर आपने नहीं ली है वो क्लास तो वो क्लास भी देख लें। और अगर क्लास मतलब कि मैटर आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है तो क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जैव विविधता।
अब हमने देख लिया जीवों में विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता का संरक्षण क्या कौन करता है कि मतलब कुछ तो जीव ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल मतलब पहले कभी थे अर्थ पे, अब नहीं है उनको नामो निशान नहीं। कुछ ऐसे हैं जो मतलब कि कुछ समय में ख़त्म हो जाएंगे, कुछ मतलब एक दो बचे हुए हैं जो मतलब कि चिड़ियाघर में मतलब ये एक टाइप से बस रख रखे हैं, कुछ मतलब कि खत्म होने के कगार पर है। तो इन सब चीज़ों का संरक्षण करता कौन है भाई? ये चीज़ें मतलब कि इनका डाटा रखता कौन है? कौन इसके ऊपर वर्क कर रहा है? कोई तो संस्था होगी, वो है IUCN। जैव विविधता का संरक्षण कौन करता है? जैव विविधता का संरक्षण कौन करता है? का संरक्षण करता है IUCN। इसका मीनिंग क्या हुआ? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये है इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। स्थापना कब हुई? 1948 में। ठीक है, इसका मतलब कि संस्थान मतलब कि ये स्थापित कहाँ पे किया गया? ये इसकी स्थापना कहाँ हुई? 98 में तो हुई, इसकी स्थापना हुई कहाँ पे? एक नाम है ग्लैड, ये है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में ग्लैड नामक स्थान पर स्विट्जरलैंड में 1948 में IUCN की स्थापना की। वो मतलब कि जीवों के संरक्षण पर काम करती है ये संस्था, जो 1948 से लेकर अब तक कर रही है। ठीक है, अब एक और देखो, इसकी एक सहायक संस्था और है, इसकी एक सहायक संस्था और है, और वो भी मतलब इसकी सहायता करती है। वो कौन सी है? इसकी सहायक संस्था है कौन सी, वो भी देख लेते हैं। इसकी सहायक संस्था है WWF, जिसका मेन क्या है कि इसके संरक्षण के लिए फंड इकट्ठा करना। सहायक संस्था WWF, इसकी स्थापना WWF की स्थापना कब हुई? 1962 में। इसकी सहायक संस्था इस 1962 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर? हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर है यहीं ग्लैड स्विट्जरलैंड में। यहीं पर है इसका भी मुख्यालय। ठीक है, अब IUCN क्या करता है? IUCN 1969 में एक रेड डाटा बुक जारी करता है, जिसके अंदर उस बुक के अंदर कितने अध्याय थे? 9 अध्याय थे। मतलब विश्व की जो प्रजातियां हैं जो मतलब कि खत्म होने के कगार से लेकर जो सुरक्षित हैं वहाँ तक इसको रेड डाटा बुक जारी की, और रेड डाटा बुक में उसने इसको 9 अध्याय में मतलब कि डिवाइड किया।
ठीक है। किसने? IUCN ने। कब? 1969 में। इतना समझ आया? IUCN ने 1969 में रेड डाटा बुक जारी की। IUCN ने 1969 में रेड डाटा बुक जारी की, जिसमें कुल 9 अध्याय थे। ठीक है, कितने अध्याय थे? 9 अध्याय थे। और ये इस बुक की क्या खासियत है? इस बुक के अंदर कितने कलर है? कितने कलर में डिवाइड किए गए हैं? इस बुक के पेज 3 कलर में डिवाइड किए गए हैं और 9 अध्याय है। ठीक है, वो कलर कौन कौन से हैं? ग्रीन यानी कि हरा पेज, पिंक गुलाबी पेज, रेड लाल पेज। और इन पेज की खासियत क्या है कि जो हरे पेज पर जो प्रजातियां लिखी हुई हैं वो है बिल्कुल सुरक्षित। जो हरे पेज पर जो प्रजातियां लिखी हुई है वो है बिल्कुल सुरक्षित। और पिंक पेज पर जो प्रजातियां लिखी हुई है वो है संकटग्रस्त। और रेड पेज पर जिनको दर्शाया हुआ है वो है विलुप्त, जो खत्म हो चुकी हैं, जिनका कोई यहाँ पर अवशेष नहीं है, वो है विलुप्त। ठीक है, इन याद रहेगा। रेड डाटा बुक के को 3 पेज में डिवाइड किया गया है। हरे पेज के ऊपर मतलब कि इसमें अध्याय 9 है। पेज 3 कलर में है। कौन कौन से? ग्रीन, पिंक, रेड। ग्रीन किस चीज को दर्शाएगा? ग्रीन दर्शाएगा जो प्रजातियां अभी सुरक्षित है। पिंक किसको दर्शाएगा? पिंक दर्शाएगा जो प्रजातियां अभी मतलब कि संकट में है और भविष्य में उनका खत्म होने के कगार पर है। और रेड किसको दर्शाएगी? रेड दर्शाएगी जो मतलब कि विलुप्त हो चुकी, खत्म हो चुकी उन प्रजातियों को दिखाएगा रेड पेज। ठीक है, इन पेज को आपको याद रहेगा। अब हम देखेंगे इसके 9 अध्याय कौन कौन से हैं। 9 अध्याय मतलब कि 9 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इस बुक को। 9 कैटेगरी कौन कौन सी है वो भी देखते हैं। रेड डाटा बुक के 9 अध्याय। फर्स्ट, विलुप्त। सेकंड, वन विलुप्त।
इनको एक्सप्लेन करूंगी। अब इन चीज़ों को देखिए। विलुप्त, वन विलुप्त। नंबर 3 घोर संकट। नंबर 4 संकटग्रस्त। नंबर 5 असुरक्षित। नंबर 6 संकटापन। नंबर 7 सुरक्षित। नंबर 8 अनाकलित। ठीक है। और नंबर 9 नंबर 8 है आंकड़ों का अभाव और नंबर 9 है अनाकलित। आंकड़ों का अभाव। अब देखिए इनका फर्स्ट विलुप्त। जो प्रजातियां अभी मतलब कि कहीं पर भी उनका मतलब कि कोई नामो निशान ही नहीं है, उन प्रजातियों को मतलब विलुप्त कैटेगरी में रखा हुआ है, जो उनका मतलब कि कोई नामो निशान नहीं। फॉर एग्जांपल डायनासोर सदियों पहले ख़त्म हो चुके। डायनासोर का नाम आया तो डायनासोर से रिलेटेड मैंने कई क्लास के अंदर बताया है कौन से एरा के अंदर डायनासोर का उद्भव हुआ था। उसके 3 पीरियड्स हैं, किस में मतलब उनका उद्भव हुआ, किन में उसका विस्तार था, किन पे उनका मतलब कि वो समाप्त हो गए। उस एक एरा के अंदर वो हुए भी मतलब उद्भव भी हुआ और विनाश भी हो गया। वो कौन सा एरा था, कौन से वो पीरियड्स थे। 3 पीरियड्स बार बार कई क्लास के अंदर बताया मैंने डायनासोर के बारे में। अगर आपको पता हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर कि वो इस एरा में और इस पीरियड्स में हुए थे। ठीक है। दूसरी कैटेगरी है वन विलुप्त। वन विलुप्त मतलब वो प्रजातियाँ जो मतलब कि जंगलों से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। उनके कुछ थोड़े बहुत मतलब कि कोई जीव वहाँ पर कहीं पर मतलब उनको सेफ रखा गया है, चिड़ियाघर में या कहीं और। ठीक है। वो मतलब कि जंगलों में वो नहीं पाई जाती। जैसे फॉर एग्जांपल डोडो पक्षी, इस टाइप के मतलब और भी कई जीव हैं जो मतलब कि वनों से बिल्कुल, सफ़ेद चीता, ये वनों से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। थर्ड है घोर संकट। वो प्रजातियां जो मतलब इतने संकट में है कि वो गिने चुने ही बचे हैं। वो मतलब कि मोस्टली एक टाइप से ये समझ लो वो एक टाइप से विलुप्त होने के कगार पर है। फोर्थ है संकटग्रस्त। इनकी कुछ संख्या है, जैसे मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल गोंडवाना पक्षी, जो राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है गोंडवाना, और उसको बचाने के लिए अभी गवर्नमेंट काफ़ी प्रयास कर रही है। वो पक्षी मतलब कि संकटग्रस्त कैटेगरी में आएगा। वो मतलब कि कुछ मतलब हद तक कुछ टाइम में ही काफ़ी उनका मतलब ख़त्म हुए हैं, मतलब बहुत बड़ी संख्या में वो ख़त्म हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है असुरक्षित। ये वो जीव है जो मतलब है तो सही लेकिन अभी उनका मतलब वो सुरक्षित नहीं है। एक टाइप से वो उनकी संख्या तेजी से गिर रही है, वो असुरक्षित है और उनके ऊपर मतलब कि काम करना चाहिए। नेक्स्ट है संकटापन। संकटापन का मतलब है निकट भविष्य में वो मतलब कि असुरक्षित हो सकते हैं, अभी वो अपनी संख्या में ठीक है। नेक्स्ट है सुरक्षित। ये वो कैटेगरी है जहाँ मतलब कि अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अभी वो प्रजाति बिल्कुल सुरक्षित है और इसको हरे पेज के ऊपर ही दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट है आंकड़ों का अभाव। ये वो प्रजातियां हैं जिनका मतलब कि डाटा हमारा IUCN के पास पूरा डाटा नहीं है कि वो कितनी है, कैसे मतलब कि वो
एक डाटा का अभाव है। नेक्स्ट है अनाकलित। अनाकलित ये भी वो ही प्रजाति है जो जिनको मतलब कि गिना नहीं गया है, जिनके ऊपर मतलब कि ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, वे वो प्रजातियाँ हैं। इन प्रजातियों को ग्रीन डाटा पेज पर ही दर्शाया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। रेड डाटा बुक की 9 कैटेगरियाँ, ये कैटेगरी एक एक आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसके IUCN क्या करती है। IUCN मतलब कि इनको कैसे सुरक्षित करती है। एक तो संस्थान है और एक है बाहरी संस्थान। इन दो संस्थान से वो इनको सुरक्षित करती है। ये संस्थान और देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म होगा। इतना सा रह जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो वो भी देख लेते हैं कहीं। IUCN 2 टाइप से जीवों को सुरक्षित करती है। एक है स्व संस्थान और एक है बाहरी संस्थान। स्व संस्थान वो है संस्थान स्व संस्थान वो है जहाँ पर मतलब जीव रह रहे हैं उनको वहीं पर सुरक्षित किया जाए। ठीक है, कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये वो संस्थान है जहाँ पर मतलब कि जीव कभी से मतलब काफ़ी पहले उनको कहीं से उठाकर कहीं मतलब कि रखा नहीं गया है। जहाँ पर वो है उनको वहीं पर सुरक्षित कर दिया गया। राष्ट्रीय पार्क बनाकर उनको कोई किसी जगह को वन्य जीव अभ्यारण्य बनाकर या फिर उसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में रखकर उसको वहाँ पर पूरी सुविधा दी जाए, वो तो हो गया स्व संस्थान। यहाँ पर मतलब कि उसके ऊपर ही वही उसी स्थान पर उसको सुरक्षित कर दिया गया, वो हो गया स्व संस्थान। IUCN 2 संस्थान के अंदर काम करती है, मतलब 2 संस्थान में मतलब जीवों को सुरक्षित करती है। वो है एक स्व संस्थान और सेकंड है बाहरी संस्थान। स्व संस्थान के अंदर मतलब कि आएगा राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसमें क्या है कि वो जहाँ पर जो जीव जहाँ पर है वहाँ पर ही उनको सुरक्षित कर दिया गया। सेकंड है बाहरी संस्थान। बाहरी संस्थान में क्या आएगा? बीज बैंक, जीन बैंक, चिड़ियाघर, ये ऐसे संस्थान है जहाँ पर मतलब कि हम एक जगह से किसी चीज़ को किसी जीव को उठाते हैं और उसको कहीं दूसरी जगह ले जाकर उसको सुरक्षित करते हैं, वो है बाहरी संस्थान। इसको बाहरी संस्थान के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया, इसका मतलब कि इसको सुरक्षित कौन सी संस्था करती है? IUCN की सहायक संस्था कौन सी है? WWF। IUCN की स्थापना कब हुई? IUCN की स्थापना कहाँ पर हुई? IUCN की सहायक संस्था की स्थापना कब हुई, कहाँ पर हुई, इसका क्या कार्य है? WWF का क्या कार्य है? और IUCN करती क्या है? जीवों का संरक्षण करती कैसे है?
कौन सी बुक में वो डाटा जारी करती है, कौन सी बुक के अंदर उस मतलब कि उसने उसमें कितने अध्याय हैं, कितने मतलब उसको कलर में जारी करती है, रेड पिंक और रेड वो ग्रीन, रेड पिंक ग्रीन के अंदर मतलब कि कौन सी पेज के अंदर वो कौन सी प्रजाति को नोट करती है, 9 अध्याय में कौन कौन सी प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों को कौन कौन सी बुक पे कौन कौन सी मतलब कलर के पेज पर दर्शाया गया है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने कर ली है। ठीक है, अगर फिर भी इसमें कुछ छूट गया है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये छूट गया है, उस चीज़ को भी मतलब कि कवर अप किया जाएगा। अब रह गया क्या कि बायोडाइवर्सिटी, विश्व में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, अभी अचानक याद आ गया मुझको, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है। तो वर्ल्ड के अंदर जब बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी अगर देश पूछे, जगह पूछे, इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। देश पूछे तो ब्राज़ील, क्योंकि अमेजन के जो वर्षा वन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और अगर जगह पूछे मतलब ऐसे पूछे कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है, तो भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जब पर्टिकुलर कोई देश पूछे तो ब्राज़ील, वैसे पूछे तो भूमध्य रेखीय वर्षा वन। ठीक है, इतना समझ आया। आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।